हेलो दोस्तों, मैं सीमानी मुक्कू। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने इसी कलेक्शन से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास, देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 52। मूर्ति और नीलवेणी का मजाक अब खत्म हो चुका था। नीलवेणी अब ठीक है ये जानकर कार्तिकेय और लक्ष्मी ने राहत की सांस ली। लक्ष्मी ने आज तक की सभी घटित घटनाओं को बारी बारी से नीलवेणी से कह डाला। लक्ष्मी अपनी अक्का नीलवेणी के पास अस्पताल में ही रुक गई। कार्तिकेय और मूर्ति राधा अम्मा की देखभाल के लिए घर चले गए। घर पहुंचे तो राधा अम्मा हॉल में ही अपने सोफे पर बैठी हुई थी। साथ में राव आंटी भी थी। सुबह जब छोड़कर गए थे उस मुकाबले वो काफ़ी बेहतर लग रही थी। अरे आओ बच्चों। दोनों को देख राधा अम्मा ने प्यारी सी मुस्कान के साथ स्वागत किया। अपनी अम्मा को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर मूर्ति को चैन मिला। अम्मा, आप क्यों यहाँ आकर बैठ गई? आपको कमरे में ही आराम करना चाहिए था ना। और घर में तो खाने की खुशबू आ रही है। आपने क्यों खाना बनाया? हम बाहर से मंगवा लेते अम्मा। एक दिन के लिए तो बात थी बस। मूर्ति ने गुस्से भरे लहजे से अपनी अम्मा को डांट लगाते हुए कहा। अब मैं ठीक हूँ बेटा, तभी तो उठ पाई। और मैंने अकेले कुछ नहीं किया। राव आंटी और मैंने मिलकर खाना बनाया है। राव आंटी ने मूर्ति की तरफ देखकर आंखों से हामी भरी मुस्कुराते हुए और खड़ी होकर राधा अम्मा से विदा लेते हुए अपने घर चली गई। अच्छा बच्चों, ये तो बताओ नीलवेणी कैसी है और लक्ष्मी, वो नहीं दिखाई दे रही? अरे अम्मा, खुशखबरी है। कार्तिकेय भी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों माँ बेटे की बातों के बीच में कूद पड़ता है। हाँ मौसी, नीलवेणी अब एकदम ठीक है और उसकी याददाश्त भी एकदम सही है। पता है आपके इस नौटंकी बेटे ने क्या किया? नीलवेणी को भी अपने साथ मिलाकर हम दोनों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया, नीलवेणी की याददाश्त खोने का। लक्ष्मी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी मौसी, पर फिर भी हम दोनों को देखकर हंस पड़े। तब पता चला कि नीलवेणी और उसकी याददाश्त एकदम सही सलामत है, वरना तो नीलवेणी की हालत देखकर हम दोनों के तो होश उड़ गए थे। जब इनके नाटक का पर्दाफाश हुआ ना मौसी, तब हम दोनों की जान में जान आई। बड़ा शरारती है ये लड़का, राधा अम्मा ने मूर्ति को कंधे पर मारते हुए कहा। मूर्ति कुछ फिल्मी अंदाज में दोनों हाथों को पसारे हुए बोला, जिसकी रग रग में शरारत ना भरी हो उसका नाम मूर्ति नहीं अम्मा। अम्मा ने एक बार फिर मूर्ति के गाल पर हल्के से लाड़ भरी चपत लगाई। चल हट नटखट कहीं का। चलो हाथ मुंह धो लो, फिर सब बैठते हैं खाना खाने। तो लक्ष्मी अस्पताल में ही रुक गई? राधा अम्मा ने कार्तिकेय की तरफ देखकर पूछा। हाँ मौसी, उसकी बड़ी इच्छा थी। आज तो सारी रात सो नहीं पाएगी दोनों। चलो अच्छा है, बहुत दिन हो गए थे दोनों सहेलियों को इस तरह से एकांत में बातें करते हुए। राधा अम्मा ने बड़ी तसल्ली से कहा। आज तीनों खाने की टेबल पर मौजूद थे सिवाय लक्ष्मी के। कार्तिकेय को लक्ष्मी की कमी बड़ी खल रही थी आज, वैसा ही महसूस राधा अम्मा कर रही थी। राधा अम्मा कुछ गंभीर होते हुए बोली, बच्चों मुझे कुछ तुम दोनों से बात कहनी है और इसमें तुम दोनों की क्या राय है ये भी जानना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द इस देवदासी प्रथा के खिलाफ कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा और जिस तरह से हम यहाँ शहर में एनजीओ चला रहे हैं बेसहारा मासूम लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, पीड़ितों के लिए, उसी तरह से सोच रही हूँ लक्ष्मी के गाँव में जब ये देवदासी प्रथा ही हट जाएगी, नेस्त नाबूद हो जाएगी, उसके बाद वो बेचारी देवदासियाँ क्या करेंगी। तो आज पूरे दिन भर मैंने सोचा और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ, क्यों ना हम लक्ष्मी के गांव कुडलिगी में भी एनजीओ खोल दे। जो भी देवदासियाँ जो अपने घर पर नहीं जा पाएंगी या जिनके रिश्तेदार नहीं हैं, वो हमारे इस एनजीओ में रह सकती हैं, अपने हुनर को विकसित कर सकती हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं। वहाँ उन्हें पढ़ाया भी जाएगा और कुछ हद तक आत्मनिर्भर भी हो पाएंगी। और हाँ सुनो कार्तिकेय, इस बारे में मैंने अपनी सहेली जज सुजाता मुदगल से भी बात कर ली है। मूर्ति तुरंत बीच में टपक पड़ता है। तो अम्मा क्या कहा उन्होंने, आपकी जज दोस्त ने? अरे तुम यकीन नहीं मानोगे मूर्ति, राधा अम्मा की आवाज़ में खुशी छलक पड़ी। उन्हें मेरा ये प्रस्ताव बेहद पसंद आया और वो तो यहाँ तक कह रही थी कि उस गांव के एनजीओ का सारा कार्यभार वो खुद संभालेंगी, क्योंकि कुछ ही साल में अब रिटायर होने वाली हैं, तब अपना पूरा समय एनजीओ में लगा देना चाहती है। साथ मैं तो हूँ ही, बड़ा अच्छा हो जाएगा वहाँ की बच्चियों को अगर ये एनजीओ का माहौल मिल गया तो।
वो अपने आप को और ज़्यादा सुरक्षित समझेंगी और उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा भी पैदा होगा। अपनी खुद की कीमत को समझेंगी। तो बोलो बच्चों, कैसा लगा मेरा सुझाव एक नया एनजीओ खोलने के बारे में? एनजीओ की बात सुनकर कार्तिकेय की आंखें नम हो गई। मौसी, आपने हमारी कितनी मदद की है मैं शब्दों में सच में बयान नहीं कर सकता। और आपने लक्ष्मी और हमारे गांव के बारे में इतना सोचा और देवदासियों के बारे में इतना सोच रही हैं, ये साबित करता है कि जिस काम के लिए आपने साथ दिया है उसे पूरा होने के बाद आप पल्ला नहीं झाड़ना चाहती। कोर्ट के फैसले के बाद आने वाले वक्त में देवदासियाँ कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, ये सोचते हुए उनके लिए एनजीओ खोलने का जो सुझाव आपने पेश किया है ना, वो सच में बहुत ही काबिले तारीफ़ है मौसी। राधा अम्मा हल्के धीमे स्वर में बोली, मेरा तो काम ही है ये बच्चे, मैं बस अपने काम को यहीं नहीं रोक देना चाहती। जितनी भी पीड़ित लड़कियों औरतों की मैं सेवा कर सकूँ ना, तभी ये मेरा जन्म सफल होगा। और लक्ष्मी तो अपने घर की बच्ची है, तो मैं उसकी मदद क्यों न करूं? और सिर्फ उसकी मदद करके मैं स्वार्थी नहीं बनना चाहती। बेचारी गांव की देवदासियों ने भी तो सब कुछ सहा है ना, उनके बारे में कौन सोचेगा? कार्तिकेय, हम भी इसी तरह पल्ला झाड़ लेंगे तो उनकी मदद कौन करने आएगा? कोर्ट अपना फैसला सुनाकर इस देवदासी प्रथा को बंद कर देगी, पर आगे उन बच्चों का भविष्य उसे हमें ही तो संवारना है ना। आज पूरे दिन भर में मैंने बस यही बात सोचते हुए इसे अमल में लाने का फ़ैसला किया। और देखो, सुजाता मुदगल भी मेरे साथ होली, तो इससे बड़ी बात और खुशी की क्या होगी। तभी मूर्ति खाते खाते फिर से बीच में बोल पड़ा, अपने मुंह को हाथों से छूते हुए अपनी अम्मा की तरफ चुम्मा देते हुए। वाह वाह, क्या बात कही आपने। ये हुई ना मूर्ति की अम्मा वाली बात। मुझे आप पर गर्व है अम्मा। इस नौटंकी को सुनते ही राधा अम्मा और कार्तिकेय दोनों हंस पड़ते हैं। तभी कार्तिकेय जैसे कुछ याद करते हुए कहता है, वैसे राधा अम्मा, एनजीओ के लिए कौन सी जगह तय की है आपने वहाँ पर? नहीं बेटा, अब वो तो तुम ही बताओगे ना वहाँ कौन सी जगह है, क्या है। तो मौसी एक काम करते हैं, मेरे अप्पा का वहाँ जो खेतों में घर है ना, वो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम उसी को एनजीओ में परिवर्तित कर दे। उसके पास कुछ ही दूरी पर एक खंडहर सा स्कूल है, उसे भी कुछ ठीक ठाक करवा लेंगे ताकि वहाँ पढ़ाई शुरू हो जाए और खेत वाले घर में रहने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। और जो दिन भर की उन्हें दिनचर्या कुछ सीखना है या सिखाना है, करना हो, वो सब भी हो जाएगा। और गांव से बाहर होने की वजह से कोई परेशानी भी नहीं होगी, ना उन्हें ना ही गांव वालों को। ये बात सुनकर राधा अम्मा के चेहरे पर रोशनी का तेज चमक आया, मानो उनकी सारी चिंता ही दूर हो गई हो। बच्चे, तुमने तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ही हल कर दी। इस जगह को एनजीओ के लिए देकर इससे बड़ा आभार मैं तुम्हारा कैसे मानूं बेटे। मुझे और सुजाता मुदगल को बस यही एक परेशानी कब से खाई जा रही थी कि एनजीओ शुरू करे, पर जगह का क्या, कौन हमें वहाँ जगह देगा? और यदि जगह मिल भी गई तो किराया कितना होगा, जो शायद हम ना दे पाते। भगवान तुम जैसा बेटा हर किसी को दे। तुम्हारे पिता सच में बहुत नसीबवंता है जो उन्हें तुम जैसा सुपुत्र भगवान ने दिया, पर यह तुम्हारे पिता की कम नसीबी है जो वो तुम्हें पहचान नहीं पाए। कार्तिकेय का गिरा हुआ मुंह देखकर राधा अम्मा फिर से एक बार बोली, इस तरह से मन छोटा नहीं करते बच्चे, तुम हमारे परिवार का ही तो हिस्सा हो ना। मैं भी तो तुम्हारी अम्मा जैसी हूँ ना, जिस तरह मूर्ति की हूँ। कभी भी अपने अम्मा अप्पा की कमी महसूस मत करना, हम सब तुम्हारे साथ है कार्तिकेय, हमेशा। ये सुनकर कार्तिकेय इतना गदगद हो जाता है, उसका दिल भर आता है और उसके गले से उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। बस उसके इस दुख और खुशी के पैमाने को नैनों से निकलते अवितरित अश्रुधारा बयां कर रहे थे। रोते नहीं बच्चे। राधा अम्मा डाइनिंग टेबल का सहारा लेकर अपने शरीर को संभालते हुए धीरे से उठ खड़ी हुई और कार्तिक के अश्रुओं को अपने आंचल से साफ करते हुए बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर उसकी पीठ को सहलाती हैं। दोनों को इस तरह से देख मूर्ति अपने आप को रोक नहीं पाता। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई अम्मा, ऐसे लग रहा है इस वक्त कार्तिक ही आपका बेटा है और मुझे तो आप सड़क से उठाकर लेकर आई हैं ना। राधा अम्मा ने अपना एक हाथ मूर्ति की तरफ फैलाया। आ जा मेरे बच्चे, अपनी अम्मा के पास आ जाओ। मूर्ति छोटे बच्चे की भांति मासूम हाव भाव बनाए अपनी अम्मा और कार्तिकेय से लिपट गया
कार्तिकेय को सही मायने में आज एक भरा पूरा परिवार मिल गया था। खाना खत्म होने के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर राधा अम्मा का सारा रसोई घर का काम निपटा दिया। राधा अम्मा को उन्होंने जगह से हिलने तक नहीं दिया। इस तरफ अस्पताल में लक्ष्मी और नीलवेणी की काफ़ी रात तक बातें करती रही। दोनों ने अस्पताल का ही खाना खाया। आखिर में आकर जब रात में नर्स ने डांटा, पेशेंट को आराम करने दो, उसके बाद दोनों की बातें खत्म हुई। सभी आत्माएं नींद की आगोश में जा चुकी थी। आज की रात सभी की सुकून भरी और प्रफुल्लित थी। कल की आने वाली नई सुबह एक नए आगाज़ का इंतज़ार कर रही थी। लक्ष्मी और नीलवेणी सुबह जल्दी उठ गए थे। नाश्ता दवाइयों का कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों सहेलियां कमरे में बैठी अपने गांव को याद कर रही थी। तभी यकाएक इंस्पेक्टर राघवन को अपने कमरे में खड़ा पाती है। लक्ष्मी उन्हें देखकर इतना खुश हो जाती है मानो कोई अपना आया हो। अरे सर, आप यहाँ? जी मैं। वो मूर्ति से पता चला कि नीलवेणी कोमा से बाहर आ चुकी है। बस इनसे मिलने चला आया और सोचा कि इसके सिलसिले में कुछ जानकारी भी इनको दे दी जाए। क्या तुमने बात की लक्ष्मी नीलवेणी से? लक्ष्मी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। बस। कोई बात नहीं लक्ष्मी, सारी बारीकियां मैं अच्छे से नीलवेणी को समझा देता हूँ। इंस्पेक्टर राघवन वही पास पड़े स्टील के 3 पैरों वाले स्टूल को पकड़कर नीलवेणी के बेड के पास ले जाकर उस पर बैठ जाते हैं। देखो नीलवेणी, तुम्हें अनंतनाग के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी होगी, जिससे हमारा केस और भी स्ट्रांग हो सके। हर एक बात जो तुम्हारे साथ घटित हुई है और दूसरी देवदासियों के साथ भी, सभी कुछ बेझिझक बिना डरे जज के सामने बोलना पड़ेगा, निर्भय होकर। नीलवेणी बड़े ही ध्यान मगन होकर इंस्पेक्टर राघवन की बातें सुन रही थी और उनकी एक बात नीलवेणी के अंदर एक जज्बा पैदा कर रही थी। उसमें उत्साह का संचार कर रही थी, उसे लड़ने के लिए ताकत दे रही थी। करीबन आधे घंटे तक इंस्पेक्टर राघवन सभी बारीकियों से नीलवेणी को अवगत कराते हैं और कुछ अपने साथ लाए हुए पेपर्स पर उसका अंगूठा लगवाते हैं। चलो लक्ष्मी, अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना नीलवेणी। 2 दिन बाद कोर्ट में मिलते हैं। मैंने डॉक्टर रंगनाथन से बात कर ली है। तुम सिर्फ कोर्ट में गवाही देने के लिए आ सकती हो, उसके बाद फिर से तुम्हें अस्पताल में रहना होगा और कुछ दिन, समझ गई? नीलवेणी इंस्पेक्टर राघवन को देखकर जिस तरह शिष्य गुरु की बात मानता है, उसी तरह से हर एक बात को ग्रहण कर रही थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर राघवन के जाने के बाद मूर्ति और कार्तिकेय भी वहीं आ जाते हैं। दोनों से मिलकर डॉक्टर से मिलकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं कुछ कागजी कार्यवाही करने के लिए। और आखिर 2 दिन के बाद कोर्ट की तारीख आ ही जाती है। सुबह सुबह सभी तैयार होकर नीलवेणी को अस्पताल लेने पहुंचते हैं। देवदासी चैप्टर 53। इंस्पेक्टर राघवन नीलवेणी को सरकारी गवाह बनाकर उसे कुछ केस की बारीकियां समझा जाते हैं और आखिरकार 2 दिन बाद कोर्ट की तारीख आ ही जाती है। सुबह सुबह घर से तैयार होकर मूर्ति, कार्तिकेय, लक्ष्मी और राधा अम्मा मुर्गन की पूजा कर कार के पहियों के नीचे नींबू लगाकर बुरी नज़र का तोड़ निकालते हुए नीलवेणी को अस्पताल लेने चलते हैं। अस्पताल के कमरे में नीलवेणी का नर्स ने स्पंजिंग कर दवाई और नाश्ता करा दिया था। नीलवेणी अब निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अस्पताल के कमरे में पहुंचते ही अपनी अक्का को सुंदर सी सफ़ेद रंग की आधी साड़ी, यानी कि दक्षिण भारत में बहुत सी लड़कियां नीचे पैरों तक लंबा स्कर्ट, ऊपर मैचिंग ब्लाउज़ और दुपट्टे को साड़ी की तरह लगाकर पहनते हैं, उसे ही आधी साड़ी कहा जाता है। आज आधी साड़ी का चलन कम हो गया है, कभी कभी त्योहारों में पहना जाता है इसे। तो खुले घुंघराले बाल और माथे पर विभूति का टीका लगाए हुए किसी पवित्र प्रतिमा से कम नहीं लग रही थी। लक्ष्मी गले लग पड़ी। उससे अपनी पुरानी अक्का याद आ गई। इन कपड़ों में, ये आधी साड़ी लक्ष्मी ने ही तो लाकर दी थी अपने रखे कपड़ों में से। उसी गर्माहट से नीलवेणी भी लक्ष्मी से मिली। दोनों सहेलियों के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। सभी नीलवेणी को लेने कमरे में पहुंचे थे। लक्ष्मी ने राधा अम्मा से नीलवेणी का परिचय कराया। दोनों पहली बार मिल रही थी ना। नीलवेणी डबडबाई आंखों से राधा अम्मा के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मैं आपका किस तरह से आभार मानूं? आप हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हैं और साथ ही आपके बेटे भी। किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूं? आप लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर हम लोगों की रक्षा की है। इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक आपका उपकार मैं चुका नहीं पाऊंगी।
जिस तरह से आपने लक्ष्मी की मदद की, मेरी की, इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। देखिए ना, हमारे माँ बाप ने ही हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है, आज तक हमारी सुध बुध तक नहीं ली। और आप पराए होकर भी अपनों से ज़्यादा किया है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ने का निर्णय किया आपने। मैं बता नहीं सकती डांगे, यानी कि मौसी, मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली मान रही हूँ, अपने लिए और लक्ष्मी के लिए, जो आप जैसे लोग हमारे जीवन में हम देवदासियों के लिए अपना खून का कतरा तक बहाने के लिए तैयार है। कौन करता है ऐसा, वो भी परायों के लिए। सपने में भी नहीं सोचा था कि देवदासी प्रथा से कभी हमें मुक्ति भी मिलेगी। पर ये तो लक्ष्मी थी जो हिम्मत लेकर आई थी और बहुत सारी हिम्मत देकर गई। हम देवदासियों को इतने बड़े बड़े ज़मींदारों के खिलाफ जाना कोई छोटी बात नहीं, वरना तो हमारा मनसोक्त शोषण करने के बाद 7-8 सालों के बाद जब हम काम की नहीं रहती ना, तो हमें आवारा प्राणियों की तरह मंदिर से निकाल दिया जाता और हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाता। आपको पता है डांगे, आज भी वहाँ पर बूढ़ी देवदासियाँ मंदिर के बाहर बेचारी भिक्षा की आस में बैठी रहती है, क्योंकि उन्हें मंदिर में आने की अनुमति नहीं होती। उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं होता, ना ही रिश्तेदार और ना ही मंदिर वाले। भक्तगण कुछ अपने प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद कटोरे में डाल जाते हैं। दया का पात्र बन जाती है वो। एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो भी नसीब की बात है उन बेचारियों के लिए। बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो जाती है देवदासियों की जवानी बीत जाने पर। लावारिस पशु पक्षियों की भांति उनकी मौत हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी मौत पर कोई रोने वाला भी नहीं होता, ना ही मरने के बाद कफन का एक टुकड़ा नसीब होता है। उनके शरीर पर अनगिनत मक्खियाँ भिन भिन आती हैं, कहीं कुत्ते उस देवदासियों के मृतदेह को नोच खाते हैं। कह नहीं सकती, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है देवदासियों के अपने अंतिम दिनों में। किसी भले इंसान को यदि दया आ गई तो देवदासी के मृतदेह का अंतिम संस्कार कर देते हैं, वरना तो ये ज़मींदार उस मृतदेह को उठाकर कहीं नदी किनारे जाकर फेंक देते हैं। ऐसी है हम देवदासियों की ज़िंदगी। कहते कहते नीलवेणी का गला भरा दिया। राधा अम्मा सुनते सुनते सिहर उठी। देवदासी के सिर्फ एक पहलू को ही उन्होंने आज तक लक्ष्मी के ज़रिए देखा था, तो देवदासी का दूसरा पहलू आज नीलवेणी ने जाहिर किया था। मूर्ति और कार्तिकेय भी स्तब्ध हो जाते हैं नीलवेणी की इस बात को सुनकर। खुद लक्ष्मी भी इन बातों से अनजान थी अब तक। आगे नीलवेणी कहती है, ये तो यलम्मा की ही कृपा है जो उनका दिल पसीजा है। इतने वक्त बाद आप जैसे इंसानों के रूप में मसीहा बनकर हमारी मदद करने चले आए। मैंने तो अपनी हार मान ही ली थी, अपनी परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर उसी में अपने आप को ढाल लिया था। लक्ष्मी की तरफ देखकर कहती है, ये तो लक्ष्मी थी जो एक उम्मीद की किरण लेकर आई हम देवदासियों के जीवन में, जिसने खुद भी देवदासी के दूषण के खिलाफ लड़ने की हिम्मत जुटाई और हमारी आंखों में भी एक सपना दे गई कि शायद हमें भी इस देवदासी प्रथा से मुक्ति मिल जाए। आभार शब्द भी कम है। कौन से शब्द चुनो धन्यवाद के लिए। आप लोगों ने शेर की मान में हाथ डाला है। सदियों से चली आई परंपरा के खिलाफ हमारी आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ उठाई, जो कि शायद हमें करना चाहिए था पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। यंत्रवत करते रहे जो घर वालों ने कहा, यंत्रवत करते रहे जो मंदिर वालों ने कहा, यंत्रवत करते रहे जो ज़मींदारों ने करने को कहा। आत्मा ही मर चुकी थी शरीर की। ये सुनते ही लक्ष्मी भाव विभोर हुए एक तरफ से नीलवेणी को कंधों से कसकर पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सर लुढ़का दिया। नीलवेणी की बातें सुनकर सभी को बड़ा ज़बरदस्त धक्का लगा। कुछ क्षण के लिए कमरे में मौन हो गया था। किसी के पास शब्द ही नहीं थे नीलवेणी को क्या कहे, किस तरह से सांत्वना दे, क्योंकि एक सियाह काली हकीकत से आज वो रूबरू हुए थे। जितना अब तक देवदासियों के बारे में जाना था ऊपर से, उतनी ही गहरी जड़ें बिखरी थी उसकी। सभी की आंखें नम थी, शब्द गुम थे। राधा अम्मा ने नीलवेणी के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। राधा अम्मा की ममताई आंचल से बिलखते ही नीलवेणी के सब्र का बांध टूट गया। अश्कों ने कहा नैनों से, आज मत रोको मुझे, बह जाने दो नदियों की तरह।
पलकों के पहरों को तोड़कर बेवफा हो जाने दो, बस यूं ही कल कल बह जाने दो, तन मन आत्मा को भीग जाने दो। नीलवेणी ने सुबकते हुए राधा अम्मा के आंचल को भिगो दिया। वो लगातार नीलवेणी की पीठ को रगड़कर सहला रही थी। अपनी अक्का को रोता देख लक्ष्मी भी रोने लग गई, क्योंकि बहुत ज़्यादती हुई थी नीलवेणी के साथ। मूर्ति लगातार अपनी घड़ी को देख रहा था कोर्ट जाने के लिए। उसने लक्ष्मी की तरफ देख उसे इशारा किया। वैसे तो घर से जल्द ही निकले थे। इस बार मूर्ति कोई चांस नहीं लेना चाहता था। लक्ष्मी ने अपनी अक्का को कंधों से पकड़कर राधा अम्मा से धीरे धीरे अलग किया और उसे बेड पर बिठाया। नीलवेणी अब भी सुबकती ही जा रही थी। लक्ष्मी उसकी पीठ को रगड़ रही थी और एक हाथ से पानी पिला रही थी। ज़्यादा रोने की वजह से नीलवेणी अशक्त हो गई थी। कार्तिकेय ने तुरंत कमरे का हेल्पिंग बटन दबाया नर्स को बुलाने के लिए। एक ही मिनट में नर्स कमरे में हाजिर हो गई। नीलवेणी की ऐसी हालत देख उसने कमरे में सभी को थोड़ी फटकार लगाई। पेशेंट से आप लोगों ने ऐसी क्या बात की कि उसका ब्रेकडाउन हो गया? पता है ना, अभी अभी कॉमर्स से बाहर आई है। ज़्यादा बात नहीं करने का पेशेंट से। तो कोर्ट में गवाही कैसे देगा पेशेंट? इतने पढ़े लिखे लोग होकर बिल्कुल समझते नहीं। नर्स बड़बड़ाते हुए नीलवेणी का बीपी चेक करते जा रही थी और गुस्साए लहजे में बोली, देखा, पेशेंट का बीपी लो हो गया है। अभी 5 मिनट रुको सब लोग यहाँ पर। यहाँ से ले नहीं जा सकते पेशेंट को अभी। दवाई दूंगी, उसके बाद फिर से चेकअप होगा, तभी डॉक्टर साहब परमिशन देंगे जाने की। बिना बोले ही नर्स की बातें सुनकर मूर्ति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। बेचैन होकर कमरे के बाहर निकल गया। कार्तिकेय उसकी बेचैनी समझ उसके पीछे चला गया। क्या हुआ मूर्ति? मूर्ति ने अपने हाथों को बालों से कसकर घुमाते हुए बोला, अरे यार भाई, हमारे साथ ही क्यों हमेशा ऐसा होता है? गुस्से में बालों से निकालकर हाथ को हवा में झटक देता है। कार्तिकेय उसे समझाता है, अरे कुछ नहीं हुआ मूर्ति, अभी ठीक हो जाएगी नीलवेणी, बस कुछ समय की बात है, फिर हम उसे भी साथ ले चलेंगे। मूर्ति झल्ला कर कहता है, तब तक कितनी देर हो जाएगी पता है कार्तिकेय? क्या कर सकते हैं, हालात हमारे काबू में तो नहीं है ना। कार्तिकेय जाकर कॉफ़ी मशीन से सभी के लिए कॉफ़ी ले आता है। तब तक नीलवेणी भी सामान्य महसूस करने लगती है। एक बार फिर डॉक्टर राउंड पर आते हैं और नीलवेणी का चेकअप कर उसे कोर्ट रूम में जाने के लिए इजाज़त देते हैं, पर मूर्ति और कार्तिकेय को हिदायत देते हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर जेंटलमैन, डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस दैट मेक हर पैनिक। कार्तिकेय डॉक्टर से हाथ मिलाकर कहता है, डोंट वरी सर, वी विल टेक केयर ऑफ हर। और कुछ ही देर में नीलवेणी सहित सभी कार में बैठकर कोर्ट जाने के लिए निकलते हैं। कार ड्राइव मूर्ति कर रहा था। काफ़ी तेज़ चला रहा था आज वो। किसी भी हालत में केस के बोर्ड पर आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाना चाहता था। क्या नीलवेणी को लेकर सभी सही सलामत कोर्ट रूम पहुँच जाएंगे? उसके बाद आगे और क्या होने वाला है, नीलवेणी की गवाही के बाद जानने के लिए बने रहे मेरे उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।